नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार के चुनाव हो गए, उसके बाद बंगाल फोकस है। और बंगाल के चुनाव तो और बहुत अहम है, क्योंकि अब नया कार्यकारी अध्यक्ष, जेन जी का अध्यक्ष, बीजेपी का नया शगुफा। और ऐसे में बंगाल में यदि नतीजे बहुत बुरे आ गए तो नए कार्यकारी अध्यक्ष पे भी ठिकरा फूटेगा। इसलिए बीजेपी लगी हुई है पूरी तरह से, कैसे भी एन केन प्रकरण बंगाल में सत्ता में आना है। और जो मेजर टूल है उनका, जो हम अभी तक जो आरोप है और जो दिखता है, वो है एसआईआर, मतदाता सूची। लेकिन जो मतदाता सूची का बंगाल में पहला ड्राफ्ट आया, उसी ड्राफ्ट ने तमाम बीजेपी के नेताओं के दावों को नंगा कर दिया। यानी ज्ञानेश कुमार के ड्राफ्ट ने ही हिट किया बीजेपी के दावों को। दूसरा दांव, जो लगातार कुछ भी हो गया तो जो वहां पे राज्यपाल एक्टिव हो जाते हैं, तो मेसी का कार्यक्रम था बंगाल में, पहला कार्यक्रम। और उसमें जो स्टेडियम में लोग नाराज हो गए, कुर्सियां फेंकी, उसको देख के राज्यपाल महोदय बिल्कुल एक्टिव हो गए, खुद स्टेडियम पे गए, रिपोर्ट मंगवाई। लेकिन ममता ने ऐसा दांव खेला कि वो भी मामला ढुस हो गया। आज का दिन वैसा देखा जाए तो मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए बंगाल में कम से कम बुरा दिन था। तो बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठिए दावे की हवा निकाल दी, जो चुनावी नैरेटिव था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ने बीजेपी के उस दावे का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें राज्य में 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया होने की बात कही गई थी। ड्राफ्ट लिस्ट में फेक या घोस्ट वोटर की संख्या मात्र 1,38,328 बताई गई है। हालांकि कुल नाम हटाने की संख्या 58 लाख से अधिक है, लेकिन इसमें अधिकतर मृतक, शिफ्ट हुए मतदाता और डुप्लीकेट नाम शामिल है। तो सवाल है कि जिस चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगता है, उसी की एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी का 1 करोड़ घुसपैठियों के दावे की पुष्टि क्यों नहीं हुई? यह सब राज्य के विधानसभा चुनाव के पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनावी नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसे बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव का पर्दाफाश करते हुए आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने घुसपैठियों की अफवाह फैलाकर वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास किया। वही बीजेपी ने कहा कि वो अभी शुरुआत है, अंतिम लिस्ट आने तक का इंतजार करे, क्योंकि क्या सच में बीजेपी 1 करोड़ घुसपैठिए फाइनल लिस्ट में निकाल पाएंगे? चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल जो है 58,20,898 नाम हटाए गए, जो राज्य के कुल मतदाता जो वर्तमान में है 7,08,00,000 का करीब 4% होता है। हटाए गए नामों की श्रेणी में मौत, स्थायी प्रवास, डुप्लीकेट एंट्री, फॉर्म न जमा करने और अन्य कारणों पर आधारित है। इसमें करीब 24 लाख मतदाता मृत बताए गए हैं, मतलब आधे करीब करीब 20 लाख स्थायी स्थानांतरण है, 12 लाख से अधिक पता नहीं मिला है और 1.38 लाख यानी 1,38,000 डुप्लीकेट एंट्री शामिल है। इसमें सबसे अहम आंकड़ा घोस्ट वोटर यानी फर्जी वोटर का है। घोस्ट वोटर यानी ऐसे मतदाता जिनकी पहचान फील्ड वेरिफिकेशन में नहीं हो सकी, उनकी संख्या सिर्फ 1,83,328 है। चुनाव आयोग के अनुसार यह संख्या एसआईआर प्रक्रिया के दौरान घर घर जाकर जो जांच की बीएलओ ने, उसके बाद तय की गई है। बीजेपी के नेता और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कई मौके पर दावा किया कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में शामिल है, जो चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने चुनाव आयोग से बिहार जैसी एसआईआर प्रक्रिया की मांग की थी। यह ड्राफ्ट लिस्ट जहां ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम हटाए गए थे। केंद्रीय मंत्री शंतनु ठाकुर ने भी अक्टूबर 2025 में 1.25 करोड़ अवैध वोटर होने का दावा किया था। उन्होंने 9 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना जिले के गौघाटा में एक विजया सम्मेलनी कार्यक्रम के दौरान किया था।
ठाकुर ने कहा था, अगर एसआईआर ठीक से लागू हुआ तो तृणमूल कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। पश्चिम बंगाल में कम से कम 1 करोड़ से 1.25 करोड़ लोग जो अवैध रूप से वोटर बने हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। रोहिंग्या, घुसपैठिए और घोस्ट वोटर्स अब वोट नहीं डाल पाएंगे। बीजेपी ने एसआईआर के दौरान 1.25 करोड़ संदिग्ध एंट्री की जांच की मांग की थी। हालांकि ड्राफ्ट लिस्ट के आंकड़ों ने इन दावों को झुठलाते हुए दिखा दिया। टीएमसी ने इन आंकड़ों का हवाला देकर भाजपा पर जोरदार हमला बोल दिया। पार्टी के प्रवक्ता मित्रा ने कहा कि ड्राफ्ट रोल में 58 लाख नाम हटाए गए। बीएसएफ के डेटा से पता चलता है कि हमीरपुर बॉर्डर से करीब 4,000 लोग बांग्लादेश वापस लौटे हैं। 80% मुस्लिम बहुल क्षेत्र में डिलीशन रेट, जो सूची में से निकाले जाने का जो रेट है, वो 0.6 है प्रतिशत है, जबकि मतुआ बहुल इलाके में 9% है। मौतों को छोड़कर बाकी हटाए गए वोटर कौन हैं, वे किस बॉर्डर से निकले? उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल में कोई रोहिंग्या वोटर नहीं है और घुसपैठिया का नैरेटिव चुनावी फायदे के लिए गढ़ा गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस दावे का इस्तेमाल हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए किया, खासकर उत्तर 24 परगना जैसे बॉर्डर इलाकों में, जहां अनाधिकृत बांग्लादेशियों के वापस लौटने की खबरें विवाद का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वैध वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह तो शुरुआत है, नाश्ता अभी शुरू हुआ है, लंच, चाय और फिर डिनर होगा। उन्होंने अंतिम जो रोल है 14 फरवरी 2026 को जारी होने के बाद विस्तार से बोलने की बात कही। बीजेपी ने दावा किया कि एसआईआर से और अधिक अवैध वोटर सामने आएंगे, तो उन्होंने चुनाव आयोग से घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का निर्देश जारी करने की मांग की। पार्टी ने नवंबर 2025 में 13.25 लाख फेक वोटर की पहचान का दावा किया था, जबकि वो 1-1.5 लाख भी नहीं निकले। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। माना जा रहा था कि 2026 चुनाव के पहले वोटर लिस्ट का यह मुद्दा राज्य की राजनीति को और गरमा सकता है, जहां घुसपैठ, मतुआ समुदाय और मुस्लिम वोट बैंक जैसे विषय पहले से ही संवेदनशील है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि ड्राफ्ट स्टेज के नाम पर अंतिम नहीं है और 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। कुल मिलाकर ड्राफ्ट लिस्ट के आंकड़ों ने बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठियों के दावे को कमजोर साबित कर दिया। अब 16 दिसंबर तो 15 जनवरी 2026 तक ये वो समय होगा जो लोग, जिनका नाम नहीं मिला या जिनको लगता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन घर घर जाने के बाद यदि बीएलओ ने ये ड्राफ्ट में सारा डिटेल दिया है, तो इसके बाद घुसपैठिया कहाँ से लाएंगे 1.25 करोड़ शुभेंदु अधिकारी, ये वही जाने। ये जगह है जहां बीजेपी को बहुत बुरी तरह से उनका नैरेटिव फेल हो गया कि घुसपैठिया है। लेकिन जब राज्यसभा और लोकसभा में चुनाव सुधार प्रक्रिया पे जब बात होती है, जब भी एसआईआर पे बात होती है, तो जेपी नड्डा बुरी तरह से विपक्ष पे टूट पड़े और कह रहे थे कि ये अधिकार है चुनाव आयोग का एसआईआर करना और करेगा। और वो बार बार घुसपैठिए कितने हैं और घुसपैठियों के भरोसे सरकार बनेगी क्या, इस पर ज्यादा जोर था। हमने देखा कि 10 घंटे की बहस होने के बाद भी जब पीयूष गोयल बाहर आए तो वो घुसपैठी के सिवा कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें कोई घुसपैठिया नहीं मिला, ये सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है। उसके बाद जो बंगाल का पहला ड्राफ्ट आया उसमें भी कोई घुसपैठिया नहीं है। तो फिर घुसपैठिया ये मात्र सरकार को या विपक्ष को बदनाम करने के लिए है या किस लिए है? दूसरा जो विवाद था सबसे बड़ा, वो विवाद ये था कि जो मेसी का विजिट, फुटबॉल के देवता मेसी जब बंगाल आए तो उनका जो कार्यक्रम था सॉल्ट लेक स्टेडियम पर, वहां पर वो 22 मिनट रुके। उनका एक बहुत बड़ा जो स्टैचू था उसका लोकार्पण था, वो भी उन्होंने किया। लेकिन जहां 1 घंटा रखना था वहां सिर्फ 22 मिनट ही रुके। कई लोगों ने महंगे टिकट देके वहां आए और फिर जब लियोनल मेसी कार्यक्रम
छोड़ के चले गए। फिर लोग थोड़े आक्रामक हुए, जितने दर्शक और फुटबॉल के चहेते थे, फुटबॉल प्रेमी थे, उन्होंने स्टेडियम में तोड़-फोड़ की, हंगामा मच गया और इस बात को तुरंत राजनीति का मुद्दा बनाते हुए गवर्नर साहब एकदम एक्टिव हो गए। गवर्नर साहब स्टेडियम चले गए, उन्होंने जाँच रिपोर्ट माँगी, मानो ममता की सरकार ने बहुत बड़ा मिसमैनेज किया हो। लेकिन तुरंत ममता ने सबसे पहले ट्वीट करके पूरी बंगाल की जनता से माफ़ी माँगी कि जो हुआ ये गलत हुआ, जबकि ये सरकारी आयोजन नहीं था, फुटबॉल एसोसिएशन का आयोजन नहीं था, ये प्राइवेट आयोजन था। तत्काल प्रभाव से उन्होंने जो खुद माफ़ी माँगी, उसके बाद जो आयोजन करता था उसको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट करवाया गया, अभी वो पुलिस कस्टडी में है। देखिए, ये होता है गवर्नेंस और ये होता है जवाबदेही। एक इवेंट जो सरकारी नहीं, लेकिन जनता के लिए बहुत बड़ा, वहाँ मिसफायर होता है तो खेल मंत्री जो वहाँ गेस्ट थे, वो इस्तीफा देता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र तुरंत अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद विधाननगर पुलिस कमिश्नर, डीजीपी जो है स्टेट का और खेल विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिन्हा को शो कॉज नोटिस सीएम ऑफिस जारी करता है। 4 सदस्यीय एसआईटी गठित करता है और एसआईटी तय करेगी कि जिम्मेदारी किसकी। इसी के साथ सॉल्ट लेक स्टेडियम के जो सीईओ है डीके नंदन, उसकी सेवाएं तात्काल रूप से उसको सेवा से निकाल दिया जाता है। ये इतने जल्दी ममता ने एक्शन लिया कि इस मेसी एपिसोड का जो मेस वो करने जा रहे थे बंगाल में, उसका तगड़ा जवाब उनको मिला। ऐसा देखा जाए तो एक तरफ ज्ञानेश कुमार की पहली ड्राफ्ट लिस्ट सूची, जिसमें बुरी तरह से मार खा गए बीजेपी वाले, सारे दावे फेल हो गए, और दूसरा मेसी के नाम पे जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि फुटबॉल ये आत्मा है बंगाल की और फुटबॉल के प्रेमी को नाराज करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ममता ने जिस तुरंत एक्शन ले लिया और मंत्री की भी इस्तीफे लिए, ये एक नासिर है केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार कई कारणों के बाद भी यहाँ इस्तीफे नहीं होते। एक विजय शाह मंत्री है मध्य प्रदेश में, वो एक होनहार सेना के अधिकारी हमारी बहन को आतंकी की बहन कह देता है, फिर भी इस्तीफा नहीं होता। कई ऐसे बड़े बड़े कांड इसके बीच में हो चुके हैं, लेकिन वहां इस्तीफे नहीं होते। कुल मिलाकर बीजेपी सभी दूर आज एक्सपोज होगी। आज का बीजेपी का दिन आज के लिए, मतलब आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत बुरा था, ये हम कह सकते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।